हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का सभी वीडियो आपको सिविक्स का प्लेलिस्ट में मिल सकता है, जो आपके एग्जाम टीजीटी, जीएससी प्रवक्ता, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिन देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है वे हैं। किन दो देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है दक्षेस के लिए, दक्षेस का ऑब्जर्वर करने के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन और ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। और अगर पूछा जाए दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 को हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है। और इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि सबसे नवीनतम देश कौन है, तो अफगानिस्तान है। उसकी जो है 2007 में उसको दक्षेस में शामिल किया गया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दक्षेस का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है। ठीक है। और कभी कभी ये पूछ देता है कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है। इससे संबंधित इतने सारे क्वेश्चन से आप लोग जरूर देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का आधार है। तो न्यायिक पुनराविलोकन का आधार क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका आधार माना जाता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनराविलोकन जो है अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। ठीक है। और न्यायिक पुनराविलोकन किस संविधान से लिया गया, ये भी प्रश्न पूछता है, तो अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो 3 पॉइंट है, इसमें आप लोग याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद जो है राज्य को एक बुराई मानता है। उदारवाद का जो जनक था वो जॉन लॉक था। ठीक है। राज्य आवश्यक इसलिए है कि वह मानवीय समाज में उत्पन्न होने वाले झगड़ों को निपटारा करता है तथा व्यक्ति को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा जॉन लॉक ने कहा था। और राज्य बुरा इसलिए है क्योंकि राज्य की इच्छा का पालन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक हो जाती है। ठीक है। इसलिए वो राज्य को आवश्यक बुराई भी मानता है। 64 नंबर प्रश्न किया गया था, दक्षेस सार्क एक कैसा संगठन है? आर्थिक है कि सैनिक है कि सामाजिक है कि कोई नहीं है? तो दक्षेस सार्क इसमें से कोई नहीं है। दक्षेस सार्क एक सहयोग संगठन है। ठीक है। सहयोगी संगठन इसको माना जाता है, जैसे इसका पूरा नाम ही है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है। तो इसमें से कोई उत्तर आपका सही नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। आप लोग इसके पहले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं। ठीक है। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। इसका सबसे नवीनतम राज्य जो है अब अफगानिस्तान है, जो 2007 में इसकी सदस्यता ली थी। तो इस सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से एक था? वयस्क मताधिकार के विरोधियों में से एक था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। ठीक है। जे.एस. मिल जो है वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोधी था। उसने जो है हेयर प्रणाली या जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है समर्थन किया था, और वह स्त्रियों सहित जो है सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्षधर था। उसका विचार है कि मतदाताओं की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। वह शैक्षिक योग्यता के साथ जो है मतदाताओं की संपत्ति विषयक योग्यता पर भी जो है बल दिया था। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन किया गया था, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने में योग्य है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका टी.एच. ग्रीन ने। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? राज्यों की पुनर्गठन की नहीं है, कौन सी इसमें से एक विशेषता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अविनाशी।
ठीक है। अविनाशी एक राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 3 में। ठीक है। संसद किसी राज्य की सीमाओं में जो है परिवर्तित कर सकती है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत में लागू होता है तथा अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी का अविनाशी जो है भारत में और अविनाशी का अविनाशी संघ अमेरिका में लागू होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? तो भारत के विदेश नीति का उद्देश्य इसमें से सीटों की सदस्यता का समर्थन करना, ये उसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का अंग नहीं है? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए थे, जिसमें स्वामी जिसे राजा कहा जाता था, अमात्य जिसको मंत्री कहा जाता था, उसके बाद जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र था। ठीक है, लेकिन सेना उसके राज्य के अंग में नहीं था, सेना को उसने दंड के रूप में जानता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक क्रमानुसार सही है? जिसे जो है भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो कौन सा क्रम सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड जो है 1963 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और हरियाणा को जो है 1966 में, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1966 में दिया गया था, और सिक्किम को जो है 1975 में, ठीक है, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में 24वें राज्य के रूप में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, और सन भी याद रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न और बनता है, पूछता है कि प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग संसद में पास किया गया था। ठीक है, 1956 में। तो ये सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न किया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को तो सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, संस्तुति पर, नहीं, गलत हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालयों की जजों की तरह, जैसे सर्वोच्च न्यायालयों के जजों को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने कार्यकाल से समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य में जो होते हैं, उनको जो है हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, ठीक है, महाभियोग के द्वारा, और अन्य को जो है इनकी मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा 1 लाख के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म का अधिकार। लाख के जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था, उसमें धर्म का अधिकार जो है प्राकृतिक नहीं माना गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न किया गया था, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो संप्रभु राज्य की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था वो हॉब्स ने किया था।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन था, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो आप लोग जानते होंगे जनता में निहित होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जो है 5 रिट जारी कर सकती हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार के संरक्षण में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में विषय है, विषयों की संख्या कितनी है? तो 52 विषय हैं, ठीक है सर। इससे पहले जो है जब शुरुआत हुआ था इसका तो उस समय जो है 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है 5 विषय राज्यों की सूची से हटा करके जो है समवर्ती सूची में रख दी गई थी। तो इसी हिसाब से जो है टोटल कुल 52 विषय हो गए हैं वर्तमान समय में, ठीक है। और समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधायिका के प्रति, ठीक है। कार्यपालिका जो है अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, यह कथन किसका है? तो ये कहा था, किसने कहा था? तो ये डायसी महोदय ने कहा था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज शब्द से हुई है, यह किस भाषा से हुई है? किस भाषा के शब्द से? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रीक शब्द से हुई है। सिविक का अर्थ होता है नागरिक, ठीक है, और सिविटाज का अर्थ होता है नगर, ठीक है, और ये ग्रीक शब्द से बना हुआ होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है, तो संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समानता के विचार से, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी व्यक्तियों को विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा? तो अनुच्छेद 14। 81 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर इसमें से चयन करना है। तो पहला था इसमें राजनीति विज्ञान राजनीति की व्यवस्थात्मक अध्ययन है, तो ये बिल्कुल सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, तो बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, तो ये गलत है, ठीक है। व्यवहारवादी लेखक जो है राजनीति विज्ञान में नैतिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये नैतिकतावादी नहीं है। यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है, तो ये भी आपका सही है। तो सही कौन सा कोड सही हो जाएगा आपका? तो 1, 2, 4 इसमें सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? क्रमिक विकास का परिणाम कहा है, कौन सा सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जो है गार्नर ने एक अपनी परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था, राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ठीक है।
और उन्होंने प्रमुख क्रमिक तत्व जो बताए थे उसमें स्वजन समूह बताए थे, धर्म युद्ध बताए थे, राजनीतिक चेतना बताया था, आर्थिक क्रिया बताया था और मनुष्य की सामाजिक प्रकृति बताई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू ने जो है सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था, ऐसा एक सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार आधारित है, तो किस पर ये आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध पर। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं। ठीक है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ठीक है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है ये कार्यपालिका और विधायिका जो है सर्वथा पृथक होती हैं। तो इसको याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक में ये पृथक होती हैं और संसदात्मक सरकार में ये एक दूसरे से जो है परस्पर संबंधित रहती हैं। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से जो है किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो जम्मू कश्मीर को था 370 अनुच्छेद के तहत, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। बहरहाल फिर हम अगले वीडियो में इस पे हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा करेंगे और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविड स्टर्न। ठीक है, ये जो है उत्तर व्यवहार और व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। व्यवहारवादी जो होते हैं राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तहरीर देते हैं, तहरीर देने का विरोध किया गया है। ठीक है, इसमें ठीक है व्यवहारवादी में। और उत्तर व्यवहारवादी जो होते हैं मूल्यों के निर्णायक भूमिका को जो है इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, जो उत्तर व्यवहारवादी होते हैं वो मूल्यों को जो है तहरीर देने में का जो है विरोध किया। ठीक है, राजनीति को जो है प्रकृति विज्ञानों की तर्ज पर समझते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, और उत्तर व्यवहारवादी जो है उसको प्राकृतिक मूल्यों को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहलाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना को आत्मा। और अंबेडकर कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद जो है 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। यदि क्वेश्चन में दोनों दिए हों, ठीक है, क्वेश्चन में दोनों दिए हों तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है हम प्रस्तावना को देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रस्तावना नहीं है, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो इसको भी संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्यों केंद्रमुखी है? तो क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, तो सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ये भी सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन कर सकती है, तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त तो चारों कथन सही हैं। किस व्यवस्था के अंतर्गत? भारतीय संघीय व्यवस्था के केंद्रमुखी होने के अंतर्गत। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 90 नंबर प्रश्न था, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है? तो शक्तियों का बंटवारा, तो बिल्कुल सही है। शक्तियों का पृथक्करण, तो ये गलत है। शक्तियों का पृथक्करण जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पहला और तीसरा सही हो रहा है, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है,
संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? तो इसमें इसे का तात्पर्य है केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पैकेज में जो है 90%, ठीक है, 90% जो है रकम बतौर मदद विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलती है। ठीक है, और 10% जो है रकम कर्ज के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 90% जो है बतौर मदद विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है और 10% जो है कर्ज के रूप में दिया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अधिकार अपेक्षा रिट जारी करने का अधिकार है, तो किसको अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग इसमें याद रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है तो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं रहता है, लेकिन राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 63 के तहत जो है अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है और 64 में जो है उपराष्ट्रपति का जो है पदेन सभापति का विवरण दिया गया है 64 में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी चुनाव करते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के में जो है मनोनीत सदस्य जो है चुनाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो है अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति अपने पद की नहीं बल्कि जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है वेतन पाता है। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पाता है बल्कि वो जो सभा का अध्यक्ष होता है, कहा जाए तो जो सभापति होता है उसके रूप में वो वेतन प्राप्त करता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की विशेषता है। तो भारत के संविधान की विशेषता है ये अंशतः कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, कठोर से तात्पर्य ये संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उसको कठोर संविधान कहते हैं और लचीला संविधान में होता है जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है। तो भारत में दोनों प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? तो राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड जो है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से जो है अलग होकर के एक राज्य बना था उत्तराखंड के रूप में और यहाँ पर जो है विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में जो है विधान परिषद है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? समाज कल्याण की सही संरचना कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपका किया था, निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहला है बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है ये, तो ये गलत है। ठीक है, एक मत किंतु हस्तांतरित मत प्रणाली है, पद्धति है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीदवार अधिक संख्या मत प्राप्ति के आधार पर निर्वाचित घोषित होता है, तो ये भी सही है। और विजयी होने वाले निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ये तीनों आपका सही है, पहला आपका गलत है, तो कूट नंबर सी सही हो जाएगा 2, 3, 4। 99 नंबर प्रश्न किया गया था, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त हुआ है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 100वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की क्षमता किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य के बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट किया था कि संसद जो है संविधान के मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कैबिनेट के सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक पूछा है ना, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सरकार में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना इसमें आवश्यक नहीं होता है। जैसे भारतीय संसद व्यवस्था में वैसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अनुभवी व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है, जबकि संसदात्मक प्रणाली में जो है 6 माह से अधिक मंत्री बनने के लिए जो है संसद का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस को आप लोग याद रखिएगा। 102 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं पिछला प्रश्न इसका, तो 5 प्रकार के रिटें। ठीक है, अनुच्छेद 32 कौन लगाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 जो है हाई कोर्ट, ठीक है, के द्वारा जो है 5 रिटें जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 103 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति करने का अधिकार है, भारत के संविधान में प्रावधान के अनुसार वह किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 में। ठीक है, 148 से लेकर के 151 तक। ठीक है, इसमें जो है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रावधान के बारे में कहा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग रहते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है 54 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 1989 में हुआ था। ठीक है, 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है 21 वर्ष से घटा करके आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया था मतदाताओं का। ठीक है, और अनुच्छेद 226 में वयस्क मताधिकार से का उल्लेख किया गया है, और तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर जो है ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी, किस समिति के अनुशंसा पर? तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, और 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है ये भी पूछता है, तो 326 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 106 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था? नगरीय स्थानीय संस्थाओं को। ठीक है, तो ये था आपका 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। ठीक है, इसमें जो है नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था, और ये भाग 9 के क में है।
ठीक है, भाग 9 के क में और 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन किया गया था, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? और इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है नगरीय संस्थाओं से, ठीक है, तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन था और ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कौन सा था? तो वो 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 में ही हुआ था। ठीक है, और 74वां भी जो है 1992 में भी हुआ था। ये जो है किससे था? 74वां जो था वो नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था और ग्राम पंचायतों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, और इसको भाग 9 में रखा गया है और इसको 9 के क में रखा गया है। ठीक है, ये 12वीं अनुसूची में है और ये 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, नहीं, ये 11वीं अनुसूची में है और ये 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आप लोग याद कर सकते हैं साथ साथ। नगरीय स्थानीय संस्थाओं का जो संवैधानिक दर्जा मान्यता दिया गया था वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 के क में है, 12वीं अनुसूची में है। और ग्राम पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 में है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति में जो है स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया गया था। इसमें जो है अनुच्छेद 243 का आई, ठीक है, और 243 का जो वाई है, आयोग के गठन की दी गई व्यवस्था के अनुसार रिक्त वित्त आयोग के गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय हेतु एक जो है वित्त आयोग का गठन करेगा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो 243 आई और 243 वाई के अनुसार। ठीक है, ये बात कहा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 110 नंबर प्रश्न है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, तो कौन सा स्वीकार किया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र स्वीकार किया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र स्वीकार किया गया भारत में, तो डी ऑप्शन सही होगा। 111 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये है 51, कहीं कहीं ए भी लगा देता है इसमें, तो 51 के ए में। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको याद रखिएगा, तो सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ से। और जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो वो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसमें वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो भाग आपका 11 में पंचायतों का वर्णन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 113 नंबर है, यह किसने कहा है एक व्यवस्थापिका जनता को शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है? तो ये कहा था आपका केसी हेयर ने। ठीक है, केसी हेयर साहब ने ऐसा कहा था कि एक व्यवस्थापिका जनता को शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का आधार है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान प्रारंभ होने का अधिकार। ठीक है, संविधान प्रारंभ होने का अधिकार जो है नागरिकता का आधार है। और इस नागरिकता किस भाग में है? तो ये भाग दूसरे में है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक है,
115 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है कल्याणकारी राज्य? तो उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें जो है 30 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मानवाधिकार आयोग का गठन कभी कभी पूछ लेता है, तो ये 1945 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ठीक है, और 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का पद का व्यवस्था किया गया है, और 66 में इसका निर्वाचन संबंधित। ठीक है, निर्वाचन संबंधित ये पूछता है प्रश्न कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के से संबंधित है, तो 66 से, और उसके पद का व्यवस्था जो है 63 में किया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन यह स्वीकार करता है संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो ये कहा था आपका CF स्ट्रांग ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 119 नंबर पर पूछा गया था, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी स्वातंत्र घोषणा जब हुई थी तो उसमें ये कहा गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो ये देती है राज्यों को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।